तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद बड़ा अफसोस होता है, समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है। बस इसी तरह आज की इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आर्यन है। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहता हूँ और जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। 2020 में ठंड के मौसम में यही कुछ अक्टूबर नवंबर में एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने मुझे खाना खाने के लिए नीचे बुलाया। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा कमरा हमारे घर के पूजा घर से जुड़ा है और ठीक इन दोनों के बीच में एक खिड़की भी है। उस रात वो खिड़की खुली थी। तो ठीक जब मैंने अपना पूरा काम कर लिया और खाना खाने के लिए नीचे जाने लगा तो मेरी नज़र एकदम से पूजा घर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि उस समय वहां की लाइट चालू नहीं थी, लेकिन मैंने वहां पर एक परछाई देखी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वो परछाई मुझे अंधेरे में बिल्कुल साफ नहीं दिख रही थी। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी सिगरेट पी रहा है। मैं उसे देखकर वहां से तुरंत नीचे जाना ही सही समझा। सच कहूं तो खाना खाते समय बस मैं एक ही बात सोच रहा था कि अगर वो कोई भूत पिशाच या कुछ ऐसा वैसा है तो वो मुझे पूजा घर में क्यों दिखा। हालांकि दोस्तों मैं हॉरर स्टोरीज बहुत सुनता हूं। जहां तक मैंने सुना है कि भूत प्रेत भगवान से डरते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो परछाई मुझे पूजा घर में ही क्यों दिखी। पर खैर इसके कुछ महीनों बाद एक रात मैं अपने घर की छत में गाने सुनते सुनते घूम रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब घूमते घूमते मुझे 11 बज गए। मेरी माँ मुझे नीचे से आवाज देने लगी, लेकिन मेरे कान में तो हेडफोन थे तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। नहीं मालूम था कि वो हेडफोन लगाना मेरी इतनी बड़ी गलती बन जाएगी। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर थोड़े ही समय बाद जब मैंने हेडफोन उतारा तो मुझे कुछ गिलास टूटने जैसी आवाज आई। मैंने देखा कि मेरे बाजू में कांच के बहुत से टुकड़े पड़े हुए हैं। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, जैसे कि चूहा या कोई बिल्ली। मैं चुपचाप नीचे जाने लगा, लेकिन उसी वक्त मेरे कंधे पर एकदम से किसी ने हाथ रखा। दोस्तों मैं बता दूं कि उस समय मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम छत में मेरे अलावा और कोई नहीं था। यकीन कीजिएगा मैंने हिम्मत करके जैसे ही पीछे देखा तो पाया कि एक आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह लाल और मुंह में सिगरेट दबाए खड़ा हुआ था, वो सिर्फ मेरी तरफ ही घूर रहा था। दोस्तों जब ऐसा किसी के साथ होता है तो शायद ही वो वहां खड़ा रह पाएगा। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मेरे घर के सभी लोग मेरे आसपास मौजूद थे। मैंने सबसे पूछा कि जब लोग आप मुझे लेने आए थे तो क्या आपको कोई वहां आदमी नहीं दिखा। सबने कहा कि नहीं। इसके बाद दोस्तों मैंने अपने साथ घटी पूरी घटना अपनी दादी को बताई। दादी मुझे ठीक बाबा के पास लेकर गई। तब जाकर उन्होंने मेरा झाड़ फूंक किया। दोस्तों तब से लेकर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही मैं महेश जी का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने मेरी ये कहानी अपने चैनल पर सुनाई। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आर्यन की छोटी सी कहानी। आखिरकार इनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है और जिसका जवाब दे पाना शायद आप लोगों के लिए मुमकिन होगा। आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिर वो कौन था। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं अनीता बर्मन, नॉर्थ गुवाहाटी से। आपको बता दूं कि मेरी शादी ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड नौकरी किया करते थे। हमारे पास एक किराए का मकान था। तो ठीक उन दिनों ही मेरे पिताजी ने कहा कि हमारी जो जमीन है तुम उस खेत में रह सकते हो। दोस्तों खेत तो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो जमीन मेरे पिताजी के भाइयों की भी थी, जो कि बंटवारे में अलग हो चुकी थी। खैर ठीक मेरी माँ ने मकान बनाया, लेकिन इतने बड़े खेत में
सोचो 3 लोगों का घर था, वो भी बहुत दूर दूर। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे घर के पास एक घर था, उनका एक होटल था, वो भी मेन रास्ते के पास। तो वो लोग रात को होटल बंद करके 10 बजे तक आ जाते थे। साथ ही मेरे पति को बहुत बुरी आदत थी कि वो ऑफिस से आते ही अपने दोस्तों के साथ रहते। ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनको कोई मेरी चिंता ही नहीं है। मैं इंतजार करती थी कि वो कब आएंगे। उसी बीच मेरी धड़कनें भी तेज होती, डर के मारे, क्योंकि ऐसे में रहना मेरी आदत नहीं थी। दूसरी तरफ मेरे भाई बहन भी हैं। जब मैं नए मकान में आई थी तब मेरा लड़का 4 साल का था, जो कि पिताजी के घर में रहता था, क्योंकि मेरे न्यू घर में लाइट नहीं रहती थी। ये 1992 की बात है। मकान के पास एक बड़ा सा तालाब था जिसमें पिताजी फिश पालते थे। कभी कभी मैं और मेरे पिताजी घर से रात में आते, तब उस समय वो तालाब बहुत आवाज करता था। ऐसा लगता था कि मानो कोई जैसे पानी में गिर गया हो। ये सब बहुत दिन तक हुआ। उसी बीच मेरी लड़की 10 साल की हुई और उस दिन शिवरात्रि था। साथ ही मेरी एक नई पड़ोसन ने मकान बनाया, लेकिन वो लोग उस घर में नहीं आए। उस वक्त मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा बाहर गए हुए थे। आने में उन्हें देर लगने वाली थी। हालांकि उस वक्त घर में एक ही फोन था जिसमें मैंने सॉन्ग लगाया। नहीं मालूम, पता नहीं कैसे मुझे कब नींद आ गई। उसी बीच मेरी बेटी को भी नींद आ गई थी। थोड़ी देर में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने उसको अपनी भाई की बेटी के साथ सुलाकर पीछे का दरवाजा खोलकर मैं सीढ़ियों पर बैठ गई। मैं बस अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। मैं बस सीढ़ियों में बैठे इधर उधर देख रही थी, पर कुछ भी नहीं था। हालांकि उस वक्त लाइट भी थी तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। पर दोस्तों, अचानक 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि एक आदमी हमारी घर की बाउंड्री के बाहर से मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उस आदमी को आज तक कभी नहीं देखा था। मैंने ध्यान से जब देखने की कोशिश करी तो वो वहां पर नहीं था। मुझे लगा कि शायद नींद के कारण ऐसा हुआ होगा। फिर मैंने कुछ समय इधर उधर देखा और फिर मुझे वो आदमी दोबारा नजर आया। जब मैंने 2-3 बार आंख मसल कर देखा तो पता चला कि वो तो लगातार मुझे ही देख रहा था। दोस्तों, मैं इतना ज्यादा डर गई कि मैंने अचानक अपना दरवाजा बंद कर लिया। सच कहूं तो उस बात को याद आने से आज भी डर लगता है। साथ ही इसके बाद काफी समय बीत गया। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक कहानी और बताना चाहती हूं। यह बात 1982 की बात है। मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन हमारे घर से थोड़ी दूरी में एक भाई ने खुदकुशी की थी। बहुत लोग देखने के लिए गए थे। उस वक्त मेरी एक सहेली भी थी जो कि मुझे भी चलने के लिए कह रही थी। माँ ने तो मेरी मना कर दिया, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं सुनी और सहेली के साथ चली गई। वहां जाकर पता चला कि वो भाई फांसी लटकने वाला था। वो तो उस समय किसी आदमी ने देख लिया और चिल्लाने लगा। उसी बीच उसके घर के लोगों ने पेड़ से रस्सी को काट दिया और उसको आंगन में कपड़ा बिछाकर लेटा दिया। उस वक्त वो भाई जिंदा था, लेकिन बेहोश था। आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। इसके बाद उसके माथे पर पानी मारा गया। कोशिशें बहुत की, लेकिन वो उठा ही नहीं। देखकर लगता था कि जिंदा ही नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत देर तक उसने आंखें नहीं खोली। फिर इसके बाद लोगों ने किसी ओझा को बुलाया। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और कहने लगा कि भाई ने अपने आप खुदकुशी नहीं की, बल्कि इसके अंदर जो था उसने इससे ये सब करवाया। खैर, ओझा अपना काम करने लगा और मुझे उन्हें देखते देखते बहुत देर हो चुकी थी। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन मेरी सहेली नहीं आना चाहती थी। उसने कहा कि थोड़ी देर और रुक कर देखते हैं, फिर दोनों साथ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। जब हम आए थे तब 12 बज रहे थे और इस वक्त 2 बज चुके थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं पिताजी गाली देंगे। बहुत टाइम के बाद हम जाने की सोच ही रहे थे कि तभी ओझा ने कहा कि आप लोग रास्ते से हट जाइए। सब लोग तुरंत हट गए। फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे मालूम नहीं। ये तो मुझे बाद में पता चला कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो कुछ लोग मुझे मेरे घर लाए थे, लेकिन शाम तक मुझे होश नहीं आया। तो जाहिर सी बात है माता पिता परेशान हो गए और ओझा को बुला कर लाए। मुझे 3 दिन के बाद होश आया।
होश में आने के बाद दोस्तों मुझे बहुत भूख लगी। मैंने माँ से कहा कि जब ओझा ने उस भाई से उस बुरी आत्मा को निकाला तो एक हवा मेरे पास से गुजरी थी जो कि मुझे छू कर गई। बस उसी बीच मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई थी। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले माँ को ये बात याद आ गई और ये बात उन्होंने मेरी बेटी और पति के सामने कही। माँ ने यह भी कहा कि जब मुझे 2 दिन तक होश नहीं आया था तो उनकी तो मानो दिल की धड़कनें ही रुक गई थी, लेकिन ओझा ने उस वक्त मुझे ठीक कर दिया। बस तब से लेकर अब तक फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अनीता बर्मन की कहानी। पहले किस्से में इनको रात के समय कोई दिखाई दिया। अब हालांकि वो कौन था ये तो पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इनकी दूसरी कहानी एकदम क्लियर है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सारा, मैं मिर्जापुर से हूं और ये बात मेरे दोस्त के पिताजी के साथ हुई थी। बात दरअसल ये है कि जो मेरे दोस्त के पिताजी हैं वो एक बाबा या जोशी, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो अक्सर शमशान जाया करते थे तंत्र विद्या करने। एक दिन वो कुछ 10 से 20 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शमशान में गए। वो बाबा अपने साथ एक आदमी को भी लेकर गए थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर अकेला जाऊंगा और ठीक तुम्हारे साथ मेरा ये आदमी रहेगा ताकि तुम्हें डर ना लगे। तो दोस्तों जैसे ही वो बाबा अंदर गए तो बाबा ने जाते समय कहा कि ये शमशान जागृत है, मतलब यहां दिन में भी आत्माएं दिख जाती हैं। बाबा के जाने के बाद जो आदमी उनके साथ था उसने कहा कि देखो अभी क्या होता है। थोड़ी ही देर बाद कहीं दूर खेत में से जो शमशान को लगे हुए थे उनमें से पत्थर की जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना गुस्सा उस पत्थर पर निकाल रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उनके पास आने लगी। पत्थर पीटने वाली आवाज वो लोग साफ साफ सुन सकते थे। फिर वो आवाज अचानक से बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर ऐसा लगा कि जैसे 10-15 लोग कहीं दूर से एक साथ बात करते हुए आ रहे हो। धीरे धीरे वो लोग उनके पास आने लगे। वो यही करीब कुछ 30 फीट दूर होंगे। फिर उसमें से एक आदमी उनको ऑटो की तरफ उनमें से एक आदमी उनकी ऑटो की तरफ आया। वो कुछ 10 फीट के आसपास होगा। उसके पास आने के बाद उसने एक ऐसी चीख मारी जिसे सुनकर कमजोर दिल वालों की जान भी निकल सकती है। तो ठीक इसके बाद जो आदमी साथ में था उसने कुछ राख उस आवाज की तरफ फेंकी। राख के फेंकते ही चिल्लाने की आवाज आने लगी। हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि शमशान की जो स्ट्रीट लाइट लगी थी उसके नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद थे, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो ठीक जैसे ही इनकी तरफ पलटी तो उसकी लंबी सी नाक और बड़ी सी आंखें, लंबे नाखून देखते ही मेरे पिताजी और वो आदमी की तो मानो जान से ही निकलने वाली थी। फिर वो चुड़ैल इनकी तरफ आने लगी और अपनी तरफ आते देखकर दोनों अपने अपने भगवानों को याद करने लगे। हालांकि उस चुड़ैल की नजर तो इन पर थी, पर ध्यान कहीं और था। वो इनकी तरफ आते आते एकदम शमशान के गेट की तरफ मुड़ गई। फिर उसने ऑटो की तरफ देखकर एक ऐसी हंसी हंसी जैसे 10 औरत और 10 आदमी एक साथ हंस रहे हो। इसके बाद उन दोनों को बहुत डर लगने लगा। फिर उस आदमी ने कहा कि इस ऑटो को उन बाबा ने मंत्रित धागों से बांधा हुआ है, इसीलिए वो चुड़ैल हम पर हमला नहीं कर पाई। देखते ही देखते बाबा बाहर आए। उन्होंने कहा कि अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। जैसे ही वो लोग वहां से निकले तो बाबा ने कहा कि रास्ते के अलावा कहीं भी मत देखना। लेकिन पिताजी ने जब टेढ़ी निगाहों से रोड की साइड देखा तो पाया कि एक आदमी, दरअसल वो आदमी नहीं था, एक अलग ही क्रिएचर था जिसकी सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उस वक्त उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप घर आ गए। दोस्तों इन सब के बाद फिर वो कभी भी बाबा को कहीं लेकर नहीं गए। तौर उन्होंने ऑटो चलाना ही छोड़ दिया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी सारा की भेजी हुई कहानी। कई बार कुछ इंसान ऐसे काम करते हैं जिसका प्रभाव दूसरों तक भी पड़ता है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कभी भी रात के समय ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुदरत ने इंसान के लिए उसे उसका घर और परिवार दिया है। शमशान में जो रहते हैं वो लोग घर में नहीं रहते।
बाकी ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शर्मा है। मैंने इससे पहले भी इस चैनल के लिए कुछ कहानियां भेजी थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको जो कहानियां भेजता हूं और जो भी कहानियां मेरे साथ घटती है वो फालतू कुछ भी नहीं भेजता। आज मैं फिर से आपको एक कहानी भेज रहा हूं जो कि मेरे कजन के साथ हुई थी। उस वक्त मैं अपने कजन के साथ ही था, तो अब मैं अपने कजन के साथ घटी घटनाओं पर आता हूं। बात उस दिन की है जब मेरा कजन, जिसका नाम प्रिंस था, मैं उन्हें प्रिंस भैया बोलता था, उस दिन उनका बर्थडे था। तो हम दोनों भाई उनके बर्थडे पर गए हुए थे 1 अगस्त 2023 को। तो ठीक 1 अगस्त 2023 को वो अपना बर्थडे मना रहे थे। हम सब ठीक उनके घर पर गए हुए थे। उनका घर यानी मेरी भाभी का मायका, जो कि हमारे घर से 16 या 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि सब कुछ हो जाने के बाद जब हम वहां से लौट रहे थे तो काफी रात भी हो चुकी थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भैया आज चलने का विचार है या नहीं, क्योंकि समय 10 भी बज चुके हैं। भाभी को जल्दी कहो, हमें घर भी जाना है। बस फिर क्या था, भैया ने सब कुछ जल्दी निपटाया और कहने लगे कि तू चिंता मत कर, हम घर ही जाएंगे। दोस्तों, खाना खा पीकर हमें रात के 11 बज गए। मेरी भाभी बोली कि आप दोनों यहीं पर रुक जाइए, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, सुबह चले जाना। मेरे भाई ने कहा कि यार राकेश की मम्मी वहां पर अकेली है और उनको हमारी चिंता लगी होगी। हाँ, अगर मैं अकेला आया होता तो शायद रुक भी जाता। भाभी ने कहा तो क्या हो गया, देवर जी भी यहीं पर रुक जाएंगे, मैं उनकी मम्मी से बात कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों, भैया नहीं माने, वो सीधा अपनी बाइक उठाकर चल दिए। हम दोनों रात के 11 बजे उनके घर से निकल पड़े। हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था। पूरा रोड सुनसान, चारों तरफ कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मेरा भाई गाड़ी खूब तेज चला रहा था। मुझे तो डर भी लग रहा था, क्योंकि एक तो उस रोड पर ना तो कोई गाड़ियां चल रही थी और ना ही गांव की रोडों पर लाइट होती है। वो तो बस हमारी बाइक की लाइट जल रही थी और मेरा कजन गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। मैंने भैया से कहा कि भैया गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि आप गाड़ी इतनी तेज चला रहे हैं कि रात के वक्त में अगर कोई ब्रेकर भी दिखा तो अंधेरे में पता नहीं चल पाएगा। बस थोड़ा सा संभल कर चलाइए। भैया ने कहा कि तू चिंता मत कर, तुम बस चुपचाप बैठे रहो, मुझे तो वैसे भी कम दिखाई देता है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। चलते चलते हमारी बाइक अचानक से रुक गई, जो कि इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी। भाई ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की कि तभी अचानक एक आदमी आया और कहने लगा कि क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरा भाई ने कुछ नहीं कहा और लगातार कोशिश करता रहा। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम दोनों आगे बढ़े और फिर हम उसके बाद सीधा अपने घर जाकर ही रुके। दोस्तों, उनका और मेरा घर थोड़ी सी दूरी पर था। खैर, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो भाई ने मुझसे कहा कि राकेश रुक जाओ, मैं गाड़ी लगा लूं, फिर तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूं। अंधेरा इतना है तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, और वहां तुम्हारे घर के रास्ते पे हल्का सा जंगल भी है, तुम गिर जाओगे। इसके बाद वो मुझे छोड़ने घर ले जा रहे थे कि तभी एक लंबी सी औरत उनको दिखाई थी। उनको लगा मेरे घर की कोई औरत होगी। वो ठीक जैसे ही उसके थोड़ा पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इतनी रात कोई औरत, और अगर ये राकेश के घर की भी होगी तो वो इतनी रात बाहर क्या करेगी। अभी रात के 1 बज रहे हैं। पर खैर, भैया ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे मेरे घर की तरफ ले जाने लगे। जब वो ठीक उस औरत के पास तक पहुंचे तो उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि उसके काफी लंबे और घने बाल, सफेद साड़ी पहने वो चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। उसी वक्त मुझे मेरे भाई ने कहा कि राकेश जल्दी चलो। मैंने कहा क्यों, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त तुम जल्दी चलो। भैया तेजी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर की तरफ ले गए और किसी तरह हम घर के आंगन में पहुंच गए। भैया ने दरवाजा खटखटाया और जल्दी खोलने को कहा। 2-3 बार चिल्लाने के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर आ गए। माँ ने कहा कि इतनी रात को और इतना लेट कैसे हो गए। भैया कुछ नहीं बोले, वो बस मुझे छोड़कर ये कहते हुए चले गए कि अपने घर का दरवाजा बंद कर लीजिए। माँ ने कहा कितनी रात हो चुकी है, आज यहीं सो जा। मगर भैया ने बात नहीं मानी और सीधा दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, यहां तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कुछ अजीब ही था, क्योंकि जब अगली सुबह हुई
तो पता चला कि भैया बिल्कुल पागल से हो चुके थे। घर पर लोगों की भीड़ थी। वो घर में रखी हुई चीजों को उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। उस वक्त उनके घर पर पिताजी थे और कोई नहीं था। दोस्तों, ठीक जब हम उनके ससुराल से आ रहे थे तो वहां से खीर पूरी पैक कराकर हम अपने पिताजी के लिए खाना लेकर आए थे। लेकिन भैया बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। उसी वक्त मेरे गांव की एक बुजुर्ग ने पूछा कि कौन है तेरा दुश्मन और तू ये सब क्यों कर रहा है। भाई ने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा कि तू क्या करेगा जानकर, बुढ़े तेरे बस में कुछ नहीं है, तू तो बस एक बुजुर्ग आदमी है। दोस्तों, उसने मेरे घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं वहां पर खड़ी हुई थी। तभी सभी ने गौर किया कि ऐसे क्यों बोल रहा है। गांव वालों ने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने घर में घुसने से पहले ही पता लगा लिया था कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है। उन्होंने तुरंत अपने थैले से एक बोतल निकाली। बाबा ने घर के आंगन में उस पानी का छिड़काव किया और जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा तभी मेरा भाई चिल्लाता हुआ उछलता कूदता बाहर की तरफ आया। वो कहने लगा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। दोस्तों, देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसके शरीर में करंट लग गया हो। बाबा ने तुरंत मेरे भाई को पकड़ा और उसके ऊपर गंगा जल फेंका। उनके ऐसा करते ही वो अचानक से तड़पने लगा और बोला कि तू हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन बाबा ने सवाल दाग दिया कि ये बता तू आया कहां से है और तू कौन है। भैया बस चिल्लाते रहे। बाबा ने तुरंत चिमटा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उस चिमटे से मार लगाई। मेरा भाई बोलने लगा कि मुझे छोड़ दे और तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। बाबा ने कहा जब तक तू नहीं बताएगा कि आखिरकार तू है कौन और कहां से आया है तब तक मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। इसके बाद कहीं जाकर उसने कहा कि जब ये रास्ते से आ रहा था तब इसकी एक जगह पर गाड़ी खराब हुई थी। मैं बस वहां से इसका पीछा करते हुए इसके घर तक आ गया और हम एक नहीं दो लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। एक बार उसी रास्ते पे हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे ठीक इसके झोले से खीर की सुगंध आ रही थी तो मैंने ठीक इसकी गाड़ी रुकवाकर इसका पीछा किया और हम दोनों उसके शरीर में प्रवेश हो गए। इसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा तू चाहता क्या है। फिर उस आत्मा ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुझे मदिरा मुर्गा और बकरी की बलि चाहिए। इतना मिल जाने पर मैं इसके शरीर से चले जाऊंगा। दोस्तों, इस सब कुछ करने के बाद वो उनके शरीर को छोड़कर चले गए। बाकी इस कहानी से मैं आपको एक ही सीख देता हूं, ध्यान रहे कि कभी भी रास्तों में, और वो भी इतनी रात को, खीर तो बिल्कुल नहीं ले जानी चाहिए। कहते हैं कि ये सारी चीजें बुरी आत्माओं को निमंत्रण देती है। बस याद रखिए कि हमें किसी भी प्रकार का मीठा लेकर नहीं जाना है। साथियों, वाकई मेरा विश्वास कीजिए, मैं इससे पहले इन चीजों को बकवास मानता था, पर जब से मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो मैं ये अनुभव कर चुका हूं। और ठीक जैसा मेरे बड़े भाई के साथ हुआ तब से मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि मैं बजरंग बली का भक्त हूं, इसलिए मुझे इतना ज्यादा डर भी नहीं लगता। लेकिन अब मुझे इन चीजों पर पूरी तरीके से विश्वास हो चुका है कि आत्माएं होती हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर जैसी भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शर्मा जी की कहानी जो कि उनके पास में रहने वाले भैया जी के साथ हुई थी। हाँ, इनकी कहानी में एक बात तो सच है कि अक्सर रात को मीठा या चिकन वगैरह नहीं ले जाना चाहिए। अक्सर वाकई ये इन चीजों को बुलावा देती हैं। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे जरूर बताइएगा। तब तक मैं आपको अगली कहानी की तरफ ले चलता हूं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और ठीक जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे बड़े भाई के साथ बीती हुई एक रियल घटना है। मेरा भाई रोहित मुंबई का रहने वाला है। एक दिन वो और मेरी मौसी के बच्चे जंगल की ओर घूमने गए थे। उस वक्त दोपहर हो रही थी। मेरा भाई और मौसी के बच्चे जंगल में घूम ही रहे थे। उसी बीच मेरी बहन को इमली का पेड़ दिखा। उसने रोहित से कहा कि मुझे इमली खानी है। रोहित ने कहा अच्छा ठीक है। उस वक्त रोहित और अभिषेक दोनों पेड़ पर चढ़ गए। अभिषेक ने कुछ इमलियां तोड़ी और नीचे उतर गया, लेकिन रोहित इमली तोड़ ही रहा था कि उसे अचानक ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई है। उसने जब ऊपर की ओर देखा
तो उसकी अचानक हालत खराब हो गई। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में औरत लगातार उसे ही देख रही थी। वो डर के मारे तुरंत नीचे उतर गया। वहां पर उतरते समय वो अपने साथ बहुत सारी इमलियां लाया था। उसे देखकर सब हैरान थे, और तो और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी सारी इमलियां तोड़ लाया है। पर खैर माँ काम करके घर पर आ गई। उसने कहा कि माँ थोड़ी चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने कहा कि तू मुंह हाथ धो ले, बना देती हूं। दोस्तों, वो मुंह हाथ धोने जा ही रहा था कि अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वो डर के मारे वहीं बैठ गया। माँ ने उससे कहा कि आजा, चाय बन गई है। तो वो कहने लगा कि अंदर वो औरत है, वो मुझे मार देगी। दोस्तों, वो इस बात को दोहराता रहा। माँ समझ चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक बाबा को बुलाया। बाबा पहले से ही सब कुछ जान चुके थे, क्योंकि उनके अंदर बाबा सैलानी की सवारी आती है। उन्होंने उसके मुंह पर दरगाह का पानी मारा, तब जाकर कहीं वो ठीक हुआ। तो ठीक ये थी मेरे मामा के लड़के की कहानी। इस हादसे को वो आज तक भूल नहीं पाया है। साथ ही दोस्तों, मुझे ये उम्मीद भी है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं यूपी से हूं और आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी प्राइवेसी है जो कि लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं महेश भैया का एक सब्सक्राइबर हूं, जिसमें मैं 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूं। खैर, कहानी पर आते हैं। ये कहानी मेरी नानी ने मेरी मां को बताई थी, तो मैं इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कहानी है नानी के गांव के एक अंकल की। हालांकि मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो जॉब के चक्कर में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उस वक्त उन्हें गांव वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उस समय मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। पर क्या, एक दिन वो अंकल बहुत सालों के बाद अपने गांव आ रहे थे। सफर बहुत लंबा था, इसीलिए रास्ते में उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी, लेकिन उन्हें आते आते रात हो चुकी थी। उस वक्त ज्यादा शॉप भी नहीं खुली थी। वो ठीक अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे पैदल ही घर आ रहे थे। जाहिर सी बात है, उस समय इतनी बस वगैरह भी नहीं चलती थी। पर खैर, जब वो आ रहे थे तो उन्हें थोड़ी दूर एक फंक्शन होता हुआ दिखाई दिया। उनका मन करने लगा कि जाकर कुछ खा लिया जाए। पर कहीं ना कहीं वो अंकल बहुत सिद्धांतों वाले भी थे। उन्होंने अपनी भूख को मारते हुए उस चीज को इग्नोर किया और आगे चलने लगे। लेकिन दोस्तों, कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें पीछे से आवाज आई, जो कि उन्हें उनके नाम से बुला रही थी। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके गांव का ही एक आदमी उन्हें आवाज दे रहा था। उन्होंने जाकर बात की तो पता चला कि उनके बेटे की शादी है और वो अंकल उनकी फैमिली से बहुत क्लोज भी थे। बाकी दोस्तों, उन्हें भूख तो लगी रही थी, तो ठीक वो उनके साथ चले गए। जब वो शादी में पहुंचे तो पाया कि खाने के बहुत से आइटम सजे हुए थे और बहुत लोग खा भी रहे थे। वो तुरंत खाना खाने के लिए बैठे और खाना खा ही रहे थे कि सडनली उन्होंने देखा कि जो आदमी उन्हें खाना परोस रहा था उसके पैर उल्टे थे। एक बार को तो उन्हें लगा कि शायद उनका वहम होगा, क्योंकि उन्हें भूख की वजह से थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। लेकिन उन्होंने मन को शांत करके एक बार दोबारा उस तरफ देखा तो पाया कि सच में उल्टे थे। अंकल इतना ज्यादा डर गए कि वो डर की वजह से चुपचाप उठकर वहां से जाने लगे। वो बस वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी जो अंकल पहले मिले थे वो उन्हें दोबारा दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा कि देख, तू बहुत देर से भूखा था और तुझे चक्कर भी आ रहा था, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। हालांकि है ये भूतों की दावत, लेकिन तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये बात तू किसी को भी मत बताना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अंकल डरे हुए थे, इसीलिए जल्दी जल्दी में वो हाँ बोलकर अपने घर आ गए और घर आते ही किसी से बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने अपने घर वालों को उन अंकल के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी तो कुछ ही महीने पहले मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए और अपने रूम में ही बंद रहने लगे। वो ना ही किसी से मिलते थे और ना ही किसी से ज्यादा बात करते थे। वो धीरे धीरे डर की वजह से पूरे पीले पड़ गए थे। बहुत मुश्किलों के बाद उनकी वाइफ ने उनसे प्यार से पूछा, तब जाकर उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन अंकल ने कहा था कि अगर ये बात तूने किसी को बताई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
दोस्तों, ये बात बोलने के बाद दोनों को ही बहुत डर लग रहा था, पर उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि सुबह पंडित जी को बुलाएंगे और सब सही हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उन्हें सुला दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो ये बदलता है कि जब सब लोग सुबह जागे तो पाया कि वो अंकल की मौत हो चुकी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। दोस्तों, ये देखकर उनकी वाइफ बहुत रोई। सब लोग मिलकर उनका क्रियाक्रम करके आए। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और ठीक इसी तरह ये कहानी मेरी नानी को पता चली। बाकी दोस्तों, अब पता नहीं कि आपको मेरी ये कहानी कितनी सच्ची लगेगी, लेकिन सच तो यह है कि वो लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं, ऐसा मेरी नानी बताती है। बाकी मैं महेश भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी इस कहानी को आप तक पहुंचाई। मेरे पास और भी कहानियां हैं। अगर आप सब लोगों का प्यार मिले तो मैं वो कहानी जल्द ही शेयर करूंगा। अभी के लिए बाय बाय। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विधि वाटव है। मैं 22 साल की हूं। मैं जबलपुर MP की रहने वाली हूं। और ठीक ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ये मेरे पड़ोसी के साथ घटी सच्ची घटना है। ये बात 2015 की है। मेरे घर के ऊपर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। उनके घर में एक बहन और 2 भाई थे। आंटी और दीदी दोनों ही स्कूल में टीचर थे। सुना था कि दीदी का प्रमोशन भी होने वाला था। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुबह के वक्त घर में वो अकेले अपने पालतू कुत्ते के साथ हॉल में बैठी थी। उस वक्त मेरी बहन निधि छत पर गई हुई थी, तो दीदी ने मेरी बहन को आवाज देकर बुलाया। लेकिन मेरी बहन कुत्ते से बहुत डरती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, कुत्ता है, मैं नहीं आ पाऊंगी। दीदी ने कहा कि आजा, कुछ नहीं करेगा, बस तू मेरे लिए चाय बना दे। दोस्तों, मेरी बहन ने वैसा ही किया। इसके बाद मेरी बहन ऑफिस चली गई। शाम के वक्त वही दीदी गाड़ी लेकर कहीं से आई और हमारे गार्डन में घुसते ही गाड़ी संभाल नहीं पाई। पिताजी ने देखा तो तुरंत पूछा कि क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, लाओ इसे मैं रख देता हूं। दोस्तों, दीदी बिना कुछ बोले ऊपर चली गई और पिताजी को भी कुछ अजीब सा लगा। हालांकि इसके कुछ समय बाद दीदी के बड़े वाले भैया उन्होंने हमारे घर पर दस्तक दी। मेरी बहन ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बताया कि दीदी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है और उनकी आंखों में आंसू भी थे। उसने अपना हाथ दिखाया तो उस पर उन दीदी के नाखूनों के निशान भी थे। ये सब देखकर हम सब के सब डर गए। हमने उन्हें बहुत सारे लॉकेट भी दिए जिनमें भगवान की फोटो थी। थोड़े टाइम बाद हमारी कॉलोनी के सभी भैया और साथ में मेरा भाई विकास सब के सब एकदम हमारे घर पर पहुंचे, क्योंकि वो 12 बजे के आसपास चिल्लाने लगे। वो न जाने क्यों पर अपनी मां को मारने की बात कर रही थी। मेरा भाई विकास हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। उस वक्त उन्होंने ओम बना हुआ कुर्ता भी पहना हुआ था और मोबाइल में हनुमान चालीसा भी थी, जो कि उन्होंने उसी वक्त चालू कर दी। गाना बजते ही दीदी भाई को कहने लगी कि इसे मेरे सामने से हटा दे और यहां से चला जा। वो ठीक मेरे भाई को बहुत गुस्से में देख रही थी। दीदी को शांत कराने के चक्कर में उनके हाथ की जो अंगूठी थी वो ठीक मेरे भाई की नाक पर लग गई, जिससे कि उन्हें चोट भी लगी। दोस्तों, किसी तरह उसे चुप कराया गया और रात के 3 बजे जाकर वो शांत हुई। ये सब होने के बाद हम सब ये सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबके सब सदमे में थे कि अचानक वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे साथ ये चली जाए। दोस्तों, वो क्रिश्चियन थे, तो ठीक उन्होंने एक फादर को बुलाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही थी। इसके बाद हमने उन्हें बताया कि एक कचहरी वाले बाबा हैं जिनकी दरगाह बहुत मानी हुई है, एक बार इसे वहां भी दिखा सकते हैं। इसके दूसरे दिन मेरा भाई विकास और आसपास के कुछ दोस्त उसे लेकर वहां जा रहे थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त 7-8 लड़के दीदी को ऊपर से नीचे तक नहीं ला पा रहे थे। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि आप सोच भी नहीं सकते। पर खैर, जब उसे कार में बिठाया गया तो कार मेरा भाई चलाने लगा। रास्ते में जब भी कोई पवित्र स्थान आता तो वो अचानक से चिल्लाने लगती। खैर, जैसे तैसे वो लोग वहां पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद मौलवी ने उससे पूछा कि कौन है तू और इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि मैं एक 13 साल की लड़की हूं
और मैंने अपनी माँ के कारण कूदकर जान दी थी। अब इसकी माँ और इसको लेकर जाऊंगी। मौलवी ने कहा कि ये बता तुझे किसने भेजा है और इनको क्यों परेशान कर रही है। उसने कहा कि इसी के स्कूल में एक औरत है जो कि इसके प्रमोशन से बहुत जलती थी। उसने मेरी राख को मीठे हलवे में मिलाकर इसको खिला दिया था, इसीलिए मैं उसके ऊपर आई हूं। मौलवी जी ने मंत्र पढ़े और कहा कि चली जाए इसके ऊपर से, वरना अगर ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो तुझे भस्म कर दूंगा। दोस्तों, कई मशक्कतों के बाद उसने हार मान ली, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं तभी जाऊंगी जब कोई तुम में से मेरा पिंडदान करेगा। तुरंत ही दीदी के चाचा के बेटे ने कहा कि मैं करूंगा तुम्हारा पिंडदान। दोस्तों, उस दिन के बाद से दीदी बिल्कुल ठीक है। मौलवी जी ने 40 दिन तक उन्हें दरगाह बुलाया। सच कहूं तो आज भी जब मैं ये याद करती हूं तो रूह कांप जाती है। वो दिन, वो रातें बहुत खतरनाक थी। आप सब सोच ही सकते हैं कि जब किसी के घर में ऐसा कुछ होता है तो घर का माहौल एकदम डरावना हो जाता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।